नमस्कार बच्चों। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब में कौन कौन से खाते हमको बनाने पड़ते हैं और कौन कौन से खाते आते हैं। आज हम लोग उन्हीं खातों को डिटेल में सीखेंगे, उनके नमूने के साथ में। जैसे कि सबसे पहला है व्यापार खाता। तो बच्चों, आप लोगों को साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार करते समय जितने भी खाते बनाने होंगे, पहली बात तो आप याद रखिएगा कि आप साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार कर रहे हैं। इसलिए जहाँ तक सोचिएगा कि सिर्फ व्यापार खाता लिख करके छोड़ दे, ऐसा ना करिएगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आउट ऑफ लाने हैं, तो नॉर्मली एग्जामिनर जो है वो किस पीढ़ी का व्यापार खाता आप बना रहे हो वो भी देख सकता है, और कौन सी तारीख का व्यापार खाता बना रहे हो वो चेक कर सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका आउट ऑफ आए या अच्छा मार्क्स आए, तो आप किस पीढ़ी का व्यापार खाता बना रहे हो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने मान लिया कि दो साझेदार है, राम और श्याम, तो राम और श्याम की साझेदारी पीढ़ी और आपको तारीख भी उसमें बताना होगा कि कौन सी तारीख का आप व्यापार खाता बना रहे हो, कौन से साल का वार्षिक हिसाब आप तैयार कर रहे हो। नॉर्मली जो वार्षिक हिसाब की तारीख होती है वो 31/3/17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसलिए 31/3 हम मान लेते हैं कि 17 का व्यापार खाता बना रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहे लाभ हानि खाता बनाइए, चाहे व्यापार खाता बनाइए, चाहे लाभ हानि वितरण खाता बनाइए, सब में आपको ये तारीख लिखना होगा। ठीक है, चलिए नॉर्मली बच्चे व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता लिख देते हैं और चल भी जाता है। बट अगर आपको आउट ऑफ लाना है तो ये बातें, छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा व्यापार खाता। तो व्यापार खाता में बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि माल से संबंधित ही खाते व्यापार खाते में आएंगे। तो माल से संबंधित खातों में आप देख लीजिए, माल का प्रारंभिक स्टॉक, माल की खरीदी, खरीद वापसी, फिर अन्य तरह से माल की जावक, इधर बिक्री, बिक्री वापसी, इस तरह से व्यवहार हम लोग लिखेंगे। लेकिन व्यापार खाता का फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी फॉर्मेट के आधार पे ही आपको रकम लिखनी होगी। जैसे कि सबसे पहले व्यापार खाता के उधार में माल का प्रारंभिक स्टॉक लिखा जाता है। सबसे पहले आपको प्रारंभिक स्टॉक ही लिखना है, भले वो नीचे दिया हो कि बीच में दिया हो कि कहीं पे भी दिया हो, आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभिक स्टॉक ही लिखना होगा। मान लीजिए पहले आपको खरीदी दे दिया है तो एक लाइन छोड़ करके खरीदी लिख सकते हो, लेकिन बाद में जब प्रारंभिक स्टॉक आएगा तो वहां पर आपको पहले ऊपर प्रारंभिक स्टॉक ही बताना पड़ेगा। तो इस तरह से व्यापार खाते के नमूने को आपको ध्यान में रखते हुए लिखना है कि सबसे पहले आपको प्रारंभिक स्टॉक लिखना है, उसके बाद आपको खरीदी लिखनी है, फिर उसके बाद अगर खरीद वापसी हो तो खरीदी में से माइनस करेंगे, और अन्य तरह से माल की जावक हो, जैसे कि चोरी से गया माल, दान से गया माल, आहरण से गया माल, विज्ञापन से गया माल, अगर ऐसा कोई माल की जावक हो, अन्य तरह से माल की जावक हो, तो उसको भी आपको खरीदी में से माइनस करना होगा। तो नॉर्मली खरीदी में से आपको खरीद वापसी और अन्य तरह से माल की जावक घटानी पड़ेगी। उसके बाद खरीदी से संबंधित कुछ खर्चे होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन नॉर्मली आप लोग को सवाल में जो अधिक से अधिक देखने को मिलेगा मैं वो लिख दिया हूँ। बाकी के जो खर्चे होंगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे जो एक दो खर्चे और एक्स्ट्रा आएंगे तो मैं वहां पे टिक करवा दूंगा आप लोगों को कि ये खरीदी से संबंधित खर्चा है। नॉर्मली आप ये तीन खर्चों को याद करके रखिए कि खरीदी के खर्चे नॉर्मली आप मजदूरी याद रखो, आवक माल गाड़ी भाड़ा और रेलवे भाड़ा। नॉर्मली ये तीन खर्चे याद रखो। बाकी के और भी कई सारे खर्चे होते हैं जो कि होते हैं, बट नॉर्मली आप लोग के ये तीन ही खाते आएंगे। फिर इसके बाद बच्चों अन्य विशिष्ट खर्चे भी कुछ होते हैं कि जो हम सवाल में ही देख लेंगे, फिलहाल अभी हमको उन्हें देखने की सीखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों जमा साइड में आ जाइए। जमा साइड में आपको सबसे पहले लिखनी होगी बिक्री, फिर उसमें से घटाना होगा बिक्री वापसी। तो जमा साइड में नॉर्मली दो ही व्यवहार आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, एक तो बिक्री और बिक्री में से बिक्री वापसी घटा देना है अगर दिया हो तो, और इसके बाद अंतिम स्टॉक, और अंतिम स्टॉक तभी लिखना है जब वो समायोजन में दिया गया होगा। तो इस समायोजन क्या होता है वो आप लोग 11 में सीखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं भी जब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तब आपको बताऊंगा। आपको बता देता हूं कि ये जो वार्षिक हिसाब होता है, नॉर्मली वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए दो प्रकार की आपको जानकारी दी गई होगी। एक दिया गया होगा सकल तलपट
और नीचे आपको दिया होगा समायोजन, अतिरिक्त जानकारी जिसको बोलते हैं। तो अगर सकल तलपट के नीचे अगर आपको जानकारी दी गई है और उसमें अंतिम स्ट्रोक है तो ही आपको यहाँ पे व्यापार खाता के जमा में अंतिम स्ट्रोक लिखना है, नहीं तो अंतिम स्ट्रोक व्यापार खाता में नहीं आता है, वो डायरेक्ट संपत्ति में आएगा। तो इस तरह से व्यापार खाता का छोटा सा नमूना है बच्चों। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा दूं, व्यापार खाता के उधार साइड में सबसे पहले प्रारंभिक स्टॉक लिखना होता है, उसके बाद खरीदी, उसके बाद उसमें से खरीद वापसी माइनस करना है और अन्य तरह के माल की जावक दोनों खरीदी में से माइनस करने हैं। उसके बाद व्यापार खाता के उधार में खरीदी के खर्चे वैसे तो 4-5 होते हैं, बट आपको मजदूरी, आवक मालगाड़ी भाड़ा और रेलवे भाड़ा, नॉर्मल ये खर्चे होते हैं कि जो हर एक क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं। ये खर्चे खरीदी के खर्चे हैं। उसके बाद अन्य विशिष्ट खर्चे, दो एक दो क्वेश्चन में जो थोड़ा स्पेशल खर्चे होते हैं वो क्वेश्चन में ही आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे फॉर्मेट में बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, बाकी अगर आप देखोगे तो आपकी किताब में बहुत बड़ा फॉर्मेट दिया हुआ है, बच्चे वही सब देख करके डर जाते हैं और चैप्टर से भागते हैं। बाकी ये चैप्टर बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए, उसके बाद आती है बारी खाता बंद करने की। व्यापार खाता बंद करोगे बच्चों, कुछ रकम इधर होंगी, कुछ रकम इधर होंगी। खाता बंद करने का नियम आप लोगों को पता होगा, जिस साइड की रकम ज्यादा हो वही रकम दोनों तरफ लिखते हैं। हम मान के चलते हैं कि व्यापार खाता के जमा साइड का टोटल ज्यादा है तो वो टोटल यहाँ पे लिख देंगे, फिर वही टोटल आपको उधार साइड में लिखना है। फिर उसके बाद उधार साइड में रकम लिखने के बाद उधार में जितनी भी रकम है सबको जोड़ करके ये जमा वाली रकम में से घटा देना है। जो शेष आएगा उधार साइड में, जो गैप आएगा, उसी को बोलेंगे सकल लाभ। याद रखिएगा, अगर उधार साइड में गैप आया तो उसको सकल लाभ बोलेंगे और अगर जमा साइड में गैप आया तो उसको सकल हानि बोलेंगे। ये ध्यान में रखना आपको। अगर हमारी इनकम ज्यादा है, आवक ज्यादा है, ये जमा पक्ष मतलब आवक का पक्ष, अगर हमारा आवक ज्यादा है तो हमको लाभ होगा और ये उधार साइड मतलब खर्च का पक्ष होता है। अगर हमारे खर्चे ज्यादा हैं और आवक कम है तो हमको हानि होगी। हम मान के चलते हैं कि हमारे जमा साइड का टोटल ज्यादा है मतलब हमारी आवक ज्यादा है और उधार साइड का टोटल कम है मतलब खर्चे कम है, इसलिए उधार साइड में गैप आएगा और उसी को बोलेंगे सकल लाभ। इस तरह से बच्चों व्यापार खाता के बारे में मैंने आपको समझा दिया। नॉर्मली आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी, एक दो चीजें होती हैं जो डायरेक्ट सवाल में इनको सीखना पड़ेगा, सारी चीजें हम यहाँ पे नहीं सीख सकते हैं, बट 95% व्यापार खाता में नॉर्मली बच्चों यही आता है और कुछ नहीं आता है। कुछ क्वेश्चन में तो आप लोग को व्यापार खाता बनाना ही नहीं पड़ेगा, बराबर, बट हम ऐसा नहीं मान के चलते हैं कि नहीं बनाना पड़ेगा, हमको तो सीखना ही है भाई। तो इस तरह से बच्चों व्यापार खाता का जो परिणाम होता है उसको सकल लाभ या सकल हानि मानते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमको सकल लाभ हुआ है, अब इस लाभ को हमें लेकर चलना है साझेदारी लाभ हानि खाता में, साझेदारी पेढ़ी के लाभ हानि खाता में। तो अब लाभ हानि खाता के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो बच्चों लाभ हानि खाता में कोई फॉर्मेट नहीं है, एकदम सिंपल सा खाता है ये। बस आपको इसमें इतना ध्यान में रखना है कि उधार साइड में, लाभ हानि खाता के उधार साइड में व्यवसाय के जितने भी खर्चे होंगे, जो भी खर्चे हों या जो भी नुकसान हो, सभी प्रकार के खर्च या नुकसान हमको लाभ हानि खाता के उधार में लिखने होते हैं, लेकिन खरीदी के खर्चों को छोड़ करके, क्योंकि खरीदी के खर्चे मैंने ऑलरेडी आपको व्यापार खाता के उधार में लिखा दिया है। तो खरीदी के कुछ खर्चों को छोड़ करके बाकी के व्यवसाय के जितने भी खर्चे होते हैं या कोई भी नुकसान होता है, कोई भी हानि होती है, सब हमें लाभ हानि खाता के उधार पक्ष में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेतन खाता, वेतन, चुकाया भाड़ा, चुकाया ब्याज, चुकाया कमीशन, इस तरह से कोई भी खर्चा अगर हमने चुकाया हो सब लाभ हानि खाता के उधार में आएगा। दूसरा बच्चों संपत्तियों का घिसाई, ये भी हमारे लिए नुकसान होता है, वो भी लाभ हानि खाता के उधार में आएगा। अब संपत्ति कोई भी हो सकती है, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, कंप्यूटर, वाहन, किसी भी प्रकार की घिसाई, किसी भी संपत्ति की घिसाई हो वो हमको लाभ हानि खाता के उधार में लिखना होता है। उसके बाद बच्चों एक स्पेशल चीज आती है जिसका आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, लाभ हानि खाता के उधार में ही आएगा बट उसको फॉर्मेट वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं डूबत ऋण। डूबत ऋण का मतलब होता है बच्चों देनदारों के पास या जिनसे हमें पैसे लेने हैं, अब वो पैसे हमें नहीं प्राप्त होंगे, उसे बोलते हैं डूबत ऋण। तुम्हारे लिए नुकसान हुआ तो डूबत ऋण जो होता है उसका फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है बच्चों कि डूबत ऋण पहले आपको लिखना है तलपट का, फिर उसमें आपको जोड़ना है डूबत ऋण समायोजन का,
फिर उसमें जोड़ना है आपको डूबत ऋण अनामत समायोजन का। ये तीनों चीजें इसी फॉर्मेट में रहेंगी, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। पहले आपका जितना डूबा हुआ है ऑलरेडी तलपट में दिया है वो लिख लो, फिर समायोजन में से जितने रुपए डूब गए वो लिख लो, फिर और डूबत ऋण अनामत जितना हमने रखा है उसको जोड़ लो। फिर ये तीनों रकम जोड़ने के बाद डूबत ऋण अनामत तलपट में जो हमने पहले से रखा हुआ है वो हमको घटा देना है, फिर जो रकम आएगी उसको आउटर कॉलम में लिखना है। बच्चों बता दूं आपको कि ये जो हम बाहर रकम लिखते हैं इसको बोलते हैं इनर कॉलम, और जो ये रकम वाले कॉलम में रकम लिखते हैं उसको बोलते हैं आउटर कॉलम। शायद आप लोग को पता होगा, इतना तो कम से कम पता ही होगा। तो याद रखिए, लाभ हानि खाता के लिए आपको कोई फॉर्मेट नहीं याद करने की जरूरत है बच्चों। बस याद रखिए कि कोई भी खर्च, कोई भी नुकसान हो व्यवसाय का, उसे लाभ हानि खाता के उधार में लिखना है। लेकिन ये डूबत ऋण का फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डूबत ऋण के फॉर्मेट में पहले आपको लिखना है डूबत ऋण तलपट का, फिर डूबत ऋण समायोजन वाला जोड़ना है, फिर डूबत ऋण अनामत समायोजन वाला जोड़ना है। फिर ये तीनों को जोड़ने के बाद उसमें से डूबत ऋण अनामत तलपट, त मतलब सकल तलपट आपको मान के चलना है, और क्षमा समायोजन मान करके चलना है। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप अच्छी तरह से उसके हैबिचुएट हो जाओगे। फिलहाल अभी आप शॉर्टकट में ही देखो कि तलपट मतलब ता मतलब तलपट और समा मतलब समायोजन, बराबर। तो ये डूबत ऋण का फॉर्मेट एक आपको याद रखना है लाभ हानि खाता के लिए, बाकी लाभ हानि खाता के लिए कोई भी फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं जमा साइड में, लाभ हानि वितरण खाता के जमा साइड में। लाभ हानि खाता के जमा साइड में, लाभ हानि खाता के जमा साइड में सबसे पहले आपको व्यापार खाता में जो सकल लाभ आया है वो सकल लाभ लिख लेना है, बराबर। उसके बाद पेढ़ी से संबंधित सभी प्रकार की उपज तथा लाभ या किसी भी प्रकार का उपज या लाभ हो पेढ़ी का, जैसे कि प्राप्त दलाली, प्राप्त कमीशन, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त ब्याज, कोई भी प्रकार की इनकम हो, किसी प्रकार की आवक या लाभ हो, सब हमको लाभ हानि वितरण खाता के जमा में लिखना होता है। उसके बाद व्यापार खाता के जैसे ही लाभ हानि खाता को भी बंद करना होता है। जिस तरफ का टोटल ज्यादा हो वही टोटल हमको दोनों तरफ लिखना होता है। मान लेते हैं कि लाभ हानि खाता के जमा साइड का टोटल ज्यादा है, तो लाभ हानि खाते के जमा साइड का टोटल हमने उधार में भी लिख दिया। और उसके बाद अगर उधार साइड में गैप आया, अगर जमा साइड का टोटल ज्यादा है उधार में गैप आएगा, तो उधार में जो गैप आएगा उसको बोलेंगे शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ। अगर उधार साइड में गैप आया तो शुद्ध लाभ कहेंगे, और अगर उधार साइड का टोटल ज्यादा है, जमा साइड में गैप आया तो उसको बोलेंगे शुद्ध हानि। हम ऐसा मान करके चलते हैं कि जमा साइड का टोटल ज्यादा है इसलिए गैप उधार में आया है, इसलिए इसको बोलेंगे शुद्ध लाभ। लाभ हो रहा है इसलिए क्योंकि हमारे जमा साइड का टोटल ज्यादा है। जमा साइड मतलब लाभ का पक्ष होता है, आवक उपज की पक्ष होती है। उपज ज्यादा है और खर्च कम है तो हमको लाभ होगा। लेकिन अगर उधार साइड का टोटल ज्यादा है मतलब खर्च का टोटल ज्यादा है, तो जमा साइड में गैप आएगा, इसका मतलब हमारी खर्चे ज्यादा हैं और उपज हमारी कम है, इसलिए हमें क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों को व्यापार खाता का नमूना और लाभ हानि खाता का नमूना अच्छी तरह से लिख लेना है और याद कर लेना है। बाकी का जो लाभ हानि वितरण खाता और पूंजी खाता का नमूना है हम लोग नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।